नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत के छठे इस भाग में हम देखेंगे चोल साम्राज्य के प्रशासन को। चोल साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक माना जाता है, इसके प्रमुख शासकों को हम देख चुके हैं और उनकी प्रमुख उपलब्धियों और उनके कार्यों को हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि चोल प्रशासन किस तरह से रहा और हमें कैसे स्थानीय स्वशासन की जो संकल्पना है वह चोल साम्राज्य में देखने को मिलती है, जो कि आज़ादी के बाद भारत में अपनाई गई। केंद्रीय प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीयकरण तथा स्थानीय प्रशासन में अधिक स्वायत्तता का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। राजा प्रशासन, न्याय और सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा चक्रवर्ती कला, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी उपाधियां सामान्य तौर पर लिया करते थे। राजा राज्याभिषेक एक भव्य समारोह में मनाते थे, या तो तंजौर में या कांचीपुरम में या गंगईकोंडचूरपुरम में या चिदम्बरम में। ये प्रमुख उनके शहर थे और अलग अलग शासकों के समय पर इन चारों में से अलग अलग क्षेत्र राजधानी के रूप में भी कार्य किए। तो इन चारों में से किसी एक स्थान पर राजा अपना राज्याभिषेक करवा लेते थे। राजधानी इनकी जो प्रारंभिक तौर पर थी वह थी तंजौर, और राजेंद्र प्रथम के समय से अगली राजधानी जो बन जाती है वह बन जाती है गंगईकोंडचोलपुरम। ऐसे ही हम मगध साम्राज्य में भी देखते हैं कि बिंबिसार के समय से जो राजधानी बनती है वह गिरिविरज या राजगृह बनती है, और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि उनके जो नाती रहते हैं उदयन, वह पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और फिर बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनती है और एक ऐतिहासिक शहर के रूप में फिर स्थापित हो जाती है। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति कर देता था ताकि जो ग्रह युद्ध है उससे बचा जा सके। युवराज की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों की दो श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। पहला था उच्च श्रेणी के अधिकारी, जिन्हें पेरुंद नाम कहा जाता था, और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंद नाम कहा जाता था। इस तरह से इन अधिकारियों का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। पुरोहित का पद यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और राजा का धार्मिक परामर्शदाता, विश्वास पात्र और पाप मोचक यहाँ पर पुरोहित को माना जाता था। वह राजा के धार्मिक कार्यों को आयोजित करने वाला प्रमुख अधिकारी भी था। इसके बाद में सामंतों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, और सामंतों में राज परिवार के व्यक्ति और पराजित शासक भी आते थे। अब सामंतों को अपने क्षेत्र में जनता से कर वसूलने व बेगार कराने का यहाँ पर अधिकार था। तो कह सकते हैं कि सामंतों के पास में ज़्यादा स्वायत्तता, ज़्यादा स्वतंत्रता या ज़्यादा शक्तियों का हस्तांतरण, ज़्यादा शक्तियों का फैलाव यहाँ पर आ चुका था। चोल प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों की अगर हम बात करें तो उडनकुट्टन जो हैं वह राजा के आदेश लिखने का काम करते थे। बलिया कीलपार राजा के आदेशों को बोलने का काम करते थे। औलईकुट्टन राजा के आदेशों का क्रियान्वयन करने का काम करते थे। तो उडनकुट्टन राजा के आदेश को लिख रहे हैं, बलिया कीलपार राजा के आदेश को बोल रहे हैं, और औलईकुट्टन राजा के आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अगले अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं औलई। औलई यहाँ पर आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करते हैं। कि आदेश मतलब आपने देखा होगा कि जो मंत्री वगैरह होते हैं वो जहाँ पर भी स्पीच देते हैं हमें लगता है कि वह कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा वह विचार सोच लेते हैं, जबकि वह उनका भाषण वे खुद नहीं लिखते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनके अलग से उनके जो पीए वगैरह रहते हैं और जो उनके अधिकारी रहते हैं वो बराबर डाटा के हिसाब से क्या आंकड़े उन्हें बोलना है, क्या चीज़ें बोलना है, ये सब उन्हें लिख कर दिया जाता है। तो कई तो ऐसे रहते हैं कि पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, और कई ऐसे रहते हैं कि उनको कच्चा मटेरियल बना के दे दिया जाता है, फैक्ट वगैरह, वो उन्हें समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ें वो खुद से बोलते हैं। तो कच्चा मसौदा यहाँ पर तैयार करते हैं, और फिर औलई नायगम यहाँ पर जो अगले अधिकारी हैं वो इस कच्चे मसौदे की जांच करते हैं और फिर इसको एक प्रस्ताव या इसको एक एक्ट में बदलते हैं। राजा के अपने अंगरक्षक होते थे जो राजा के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। तो कह सकते हैं कि इनकी व्यवस्था हमें उत्तर भारत की तुलना में, इस काल की व्यवस्थाओं की तुलना में थोड़ी ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर नज़र आती है। साम्राज्य का विभाजन मंडल यानी कि प्रांतों में होता था और इस पर महामंडलेश्वर स्थापित किया जाता था।
इस पद पर सामान्यतः राज परिवार का व्यक्ति स्थापित होता था और मंडल के प्रमुख का अपना न्यायालय व अपनी सेना होती थी। महामंडलेश्वर पर नियंत्रण के लिए राजा का एक प्रतिनिधि रहता था। तो कह सकते हैं कि राज्य में इनका यहाँ पर सीधे तौर पर राजा का नियंत्रण है, जो महामंडलेश्वर पर यहाँ पर क्या कर रहा है, नियंत्रण रख रहा है। तो चोल काल के प्रशासन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चोल कालीन जो प्रशासन है वह हमें वर्तमान प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान का जो प्रशासन है वह काफ़ी हद तक हमें चोल कालीन प्रशासन से इंस्पायर्ड है। अब देखो यहाँ पर एक महामंडलेश्वर रह रहा है स्टेट में, यानी कि आज के मुख्यमंत्री की तरह, और उस पर नियंत्रण रखने के लिए राजा अपना एक एजेंट भेज रहा है। ठीक है, अब जो अधिकारी भेज रहा है वो आज के राज्यपाल की तरह है। राज्यपाल भी क्या है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट है जो राज्य पर नियंत्रण रखता है कि राज्य सरकार कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। अब मंडल के प्रमुख का अपना न्यायालय व अपनी सेना होती थी। आज भी हम देखते हैं कि राज्य का अपना हाई कोर्ट और अपनी पुलिस व्यवस्था होती है। महामंडलेश्वर पर नियंत्रण के लिए राजा का एक प्रतिनिधि रहता था। और अब आज की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चोल साम्राज्य को समझते हैं। तो आज हम एक देश का कंसेप्ट लेते हैं। उस समय पर जो साम्राज्य होता था वह एक देश कहलाता था। आज का जो भारत है इसी के अंदर बहुत सारे देश आपको बटे हुए मिलेंगे। चोल, पांड्य, चेद, ये सब एक देश थे। तो यहाँ पर आज के देश की तरह आप चोल साम्राज्य को एक देश समझ लीजिए। और चोल साम्राज्य में जो स्टेट थे उन्हें मंडल या प्रांत कहा जाता था और इनका जो प्रमुख होता था उसे कहते थे महामंडलेश्वर। इसी तरह आज का जो संभाग है, जैसे हम जो डिवीज़न देखते हैं, तो वहाँ पर उस समय पर बलनाडु या कोट्टम होते थे जो आज के संभाग की तरह होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ज़िले आते हैं। अब जो ज़िला होता था उसे नाडु कहते थे। ठीक है, ज़िलों को क्या कहते थे, नाडु कहते थे। अब जो इनका जो ग्राम समूह होता था, ग्राम समूह यानी कि आज की जो जनपद पंचायत होती है, तो जिसमें बहुत सारे गांव शामिल होते हैं, उसे ये कहते थे कुर्रम। और जो आज के गांव हैं उसी तरह यहाँ पर गांव थे और गांवों में स्थानीय स्वशासन लागू था। तो आज की व्यवस्थाओं की तरह ही इनकी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, केवल शब्द और थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और आगे पढ़ोगे तो और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब देखो जो नाडु है, नाडु से आप समझ सकते हो कि जो जिलों को यहाँ पर नाडु कहा गया है। अब तमिल क्षेत्र के नाडु क्या कहलाए, तमिलनाडु। आज का जो राज्य है तमिलनाडु, उसको आप इसी तरह से समझ सकते हो कि तमिल बोलने वाले ज़िले, तमिल भाषी ज़िले, यानी कि ज़िलों को क्या कह रहे हैं, नाडु कह रहे हैं। तो तमिल बोलने वाले नाडु तमिलनाडु यहाँ पर कहलाए। तो तमिलनाडु राज्य, ऐसा उसका नामकरण यहाँ पर पड़ा। नाडु में नट्टाल नामक सभा होती थी और जिसमें स्थानीय लोग शामिल होते थे जो नाडु के प्रशासन में भाग लेते थे। अब जो जिला है वहाँ पर नट्टाल नामक सभा होती थी जिसमें स्थानीय लोग भाग लेते थे। जैसे आज हम नगर पालिका या नगर निगम देखते हैं, नट्टाल में नगरों एवं ग्राम समूहों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। जैसे हम देखते हैं कि जो नगर निगम है या नगर पालिका है वहाँ पर आपको महापौर या मेयर आपको देखने को मिलेगा, पार्षद वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर जो ग्राम समूह की जो प्रतिनिधि होती थी, आज आप जिला पंचायत देखते हैं, जनपद पंचायत वगैरह देखते हैं, तो उसी तरह ग्राम समूहों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल होते थे। कुर्रम की अपनी परिषद होती थी। कुर्रम यानी कि जो गांवों का समूह है, जनपद पंचायत है, उसकी अपनी अलग से सभा होती थी। नगरों की परिषद तंकुरम या तनीपुर कहलाती थी। ग्रामों में अधिक स्वायत्तता हमें इस काल में देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि गुप्त काल के बाद में अगर सर्वश्रेष्ठ प्रशासन हमें कहीं और देखने को मिलता है तो आपको मिलता है यहाँ पर चोल काल में। चोलकालीन ग्रामीण व्यवस्था या ग्रामीण प्रशासन को समझें तो चोलकालीन ग्रामीण प्रशासन की जानकारी हमें परांतक प्रथम के काल के 919 ईस्वी और 929 ईस्वी के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। इस काल में ग्रामीण प्रशासन में अत्यधिक स्वायत्तता देखने को मिलती है, जिसकी शुरुआत पल्लव काल से हो चुकी थी। साधारण गांव जो करमुक्त नहीं थे, यहाँ प्रशासन हेतु उर या सभा
नामक संस्था हमें देखने को मिलती है। अब देखना, अक्सर आपको पूछा जाता है कि जो गांव होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो जो गांवों को यहाँ पर उर भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर उर या सभा दोनों एक शब्द नहीं है, दोनों का अलग अलग यहाँ पर अर्थ निकलता है, ये भी ध्यान रखना। ब्रह्मदय गांव या अग्रहार गांव, जो कि क्या होते थे, कर मुक्त गांव होते थे। यहाँ पर ब्राह्मण वगैरह रहते थे, सवर्ण ऊंची जाति के लोग रहते थे और ये कर नहीं देते थे। यहाँ की जो परिषद होती थी वह कहलाती थी सभा। साधारण गांव जो कि कर देते थे और इनकी जो परिषद होती थी वह कहलाती थी उर। अब देखो, ग्राम सभा ही मिलकर ग्राम पंचायत बनाती थी। आज भी हम देखते हैं कि ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। ग्राम सभा में गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का है और एक मतदाता की कैटेगरी में आ चुका है, वह सभी यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में माने जाते हैं। मान लीजिए एक गांव में 1000 आबादी है और 1000 में से 600 लोग 18 साल से ऊपर के हैं या 18 साल के हो चुके हैं, यानी कि वो वोट देने की योग्यता पा चुके हैं। तो अगर वे मत देने का अधिकार रखते हैं तो वे ग्राम सभा के सदस्य हैं, और ग्राम सभा के सदस्य मिलकर ही चुनते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों को। आज भी आप देखते हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वह वोट देकर गांवों की सरकारों को चुनते हैं, सरपंच, उप सरपंच और उनके जो पंच वगैरह होते हैं उनको चुनते हैं। तो यहाँ पर ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को चुनती है। तो ग्राम सभा मतदाताओं से मिलकर बनती है जो कि 18 साल से ऊपर के होते हैं, आज की बात कर रहे हैं, और ये सभी मिलकर चुनते हैं ग्राम पंचायत को, जहाँ पर ग्राम सभा के सदस्य से ये चुने जाते हैं। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? गांव के नागरिक, और गांव के नागरिकों में से ही कोई ग्राम पंचायत में चुना जाएगा। उस वर्तमान ग्राम सभा की तरह ये काम करते थे। तो जो सभा आपको दिख रही है, सभा क्या है? सभा इसी ग्राम पंचायत की तरह आपको रूप देखने को मिलेगा। उर अपना प्रशासन अलुंगड़म बोले तो ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत हम देख रहे हैं उससे ये अपना प्रशासन चलाती थी। ठीक है, तो उलुंगड़म अलग अलग समितियों में बटी होती थी जिसके माध्यम से प्रशासनिक कार्य करती थी। समितियों को वरीयम कहा जाता था और वरीयम के सदस्यों को वारियर कहा जाता था। और वारियर आपको देखने को मिलेगा कि प्रिया प्रकाश वारियर एक बहुत अच्छी हीरोइन है साउथ की। तो यहाँ पर वारियर समय के साथ साथ ये सरनेम ही बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पद जो कि किसी विशेष तौर पर मिले थे, समय के साथ साथ वह जाति या सरनेम में बदल गए। अब यहाँ पर देखिए, इनकी जो व्यवस्था है समितियों में विभाजित करने की, वह आज भी आपको मिलेगी ग्राम पंचायतों में। आपको अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समिति मिलेगी, वैसे ही यहाँ पर भी थी। कुछ प्रमुख वारियम या समितियों की बात करते हैं जिनके सदस्य वारियर कहलाते थे। तो यहाँ पर देखिए, तोट्टा वारियम जो कि उपवन समिति थी, जो बागवानी वगैरह है या जो बगीचे वगैरह है उनका देखभाल करने वाली। एन वारियम सिंचाई समिति थी, राज्य में सिंचाई व्यवस्था कैसी है उसका ध्यान रखती थी। पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। उपासिक वारियम सन्यासियों या विदेशियों की निगरानी करती थी, जो विदेश मतलब दूसरे शहर से या दूसरे गांव से आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखना, कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। पंचभार झगड़ों का निपटारा करने के लिए पंचभार थे। आज भी हम पंच वगैरह देखते हैं जो कि झगड़ों का निपटारा करते हैं। तो समिति के सदस्यों, अलुंगुड़म के सदस्यों की योग्यताओं की अगर बात करें तो इनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1/4 बैली यानी कि 1.5 एकड़ भूमि के स्वामी होने चाहिए। किसी एक वेद के ज्ञाता या उसके भाष्य के ज्ञाता होने चाहिए, या तो इन्हें एक वेद की जानकारी हो, 4 में से किसी एक वेद की, या फिर उसके भाष्य यानी कि उनके ऊपर जो लिखे गए ग्रंथ है वेदों के ऊपर, उनमें से किसी एक की जानकारी होनी चाहिए, और इनका स्वयं का निजी मकान होना चाहिए। तो आज भी आप राजनीतिक चुनाव लड़ने की योग्यताओं को देखोगे तो केवल यहाँ पर जो संपत्ति वगैरह के अधिकार हैं कि 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, स्वयं का निजी मकान होना चाहिए, ये 2 शर्तों को छोड़ दोगे तो बाकी शर्तें आज भी मानी जाती है कि मतलब एक आयु होनी चाहिए उसकी
अब वह 21 या 25 वर्ष से 21 वर्ष से शायद ग्राम पंचायत में खड़े होने की, तो उस आयु को वह पार कर लेना चाहिए और वह शिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर आज के समय में शिक्षित या अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पर राजनीति में खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहली आयु है उम्र वाली, वह आज के समय में लागू होती है। निर्योग्यताओं की बात करें तो चोरी या पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। राज्य को कर न चुकाना, मतलब अगर उसने टैक्स चोरी किया है, जैसे आज भी हम देखते हैं कि अगर वह दिवालिया है, बैंकक्रप्ट है, तो अगर बैंक ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया कि भाई ये कर्ज नहीं चुका रहा है, तो वह चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएगा। अपनी आय व्यय का गलत ब्यौरा दिया है अगर, तो आज के समय में भी अगर आय व्यय का गलत ब्यौरा अगर कोई व्यक्ति देता है, कोई प्रत्याशी गलत ब्यौरा देता है, तो चुनाव आयोग उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर देता है। चयन योग्यताओं में आर्थिक विभेद यानी कि भूमि मकान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आर्थिक विभेद हमें देखने को मिलता है, अन्यथा काफ़ी सारी चीज़ें वर्तमान समय के हिसाब से हमें देखने को मिल जाएगी। अब नगर प्रशासन को देखोगे तो राजा न्यायालय का सर्वोच्च प्रमुख होता था और इसे धर्मासन कहते हैं। न्याय में राजा को सहयोग देने के वाले जो अधिकारी होते थे, वह धर्म भट्ट यानी कि धर्म के जानकार कहलाते थे। न्याय में प्रमाणों की प्रमुख भूमिका होती थी। प्रमाणों के अभाव में दिव्य परीक्षाएं, मनुस्मृति वाली जो हमने देखी कि जो ब्राह्मण है वह कैसी परीक्षा देगा और जो क्षत्रिय है उसको जल आगी से निकल कर जाना पड़ेगा, और जो मतलब जो ब्राह्मण है उसको तुला दान करके अपनी आप को साबित करना पड़ेगा, जो क्षत्रिय है उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जो वैश्य है उसको जल परीक्षा देनी पड़ेगी, और जो शूद्र है उसको विष पीकर अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो मनुस्मृति में हमें परीक्षाएं बताई गई हैं, वो इस समय पर भी प्रमाणों के रूप में ली जाती थी। और ये मनुस्मृति वाली दिव्य परीक्षाएं हमें कहाँ मिलती है, तो ये हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। दंड के रूप में आर्थिक दंड एवं मृत्यु दंड और शारीरिक दंड भी दिया जाता था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो आर्थिक और शारीरिक दंड, आर्थिक दंड ही ज़्यादा दिया जाता था। मृत्यु दंड केवल और केवल जो राजद्रोह वगैरह है कि अगर किसी ने अपने राज्य के साथ धोखा किया है, किसी दूसरे राज्य को जानकारी दी है जिससे राज्य को नुकसान हो सकता है, तो उस स्थिति में राजद्रोह की स्थिति में ही मृत्यु दंड दिया जाता था। चीनी यात्री चाओ जू कुआ ने चोलकालीन दंड व्यवस्था का उल्लेख किया है और इनके ग्रंथ से भी हमें इस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है, जहाँ पर हमने न्याय प्रशासन और इनके प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर जो इनका स्थानीय स्वशासन है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, और कह सकते हैं कि जो भारत सरकार है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती है, तो वो कहीं ना कहीं इसी चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से इंस्पायर्ड माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।